भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे लियाकत अली खान, इन दोनों ने इन चीजों को देखते हुए एक समझौता किया और इस समझौता में यह था कि दोनों देश अपने जो माइनॉरिटीज है अपने देश में उनको अच्छे तरीके से उसका व्यवस्था करेंगे, नियम और आइन को ऐसे सुदृढ़ करेंगे कि जिससे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर तरीके से स्वतंत्रता समता के आधार पर समाज में जीने और तरक्की करने का अवसर मिले। तो भारत ने तो ये चीज को करके 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू करने के बाद ये चीज दे भी दिया। अगर संविधान के पहले पृष्ठ सनसेट डायलॉग में आप सभी का आज स्वागत है। मैं हूं कृष्णा मुखर्जी, लेकर के आया हूं समसामयिक विषय, संस्कृति, इतिहास और खोए हुए विरासत हमारे पूर्वजों के पड़ताल और विश्लेषण का शो, जिसमें आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले सप्ताह से आप सभी का प्यार जो अब तक हमें मिल रहा है, इस सब के लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार। आज का जो विषय लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं, थंबनेल में आपने जरूर देख लिया होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर हमारा शो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के बीच, परिवार के बीच, ये फैमिली शो जैसा है, तो बच्चे से लेकर के वृद्ध, हमारे गुरुजन सभी इस शो को देख सकते हैं, इससे सीख सकते हैं एज अ मनोरंजन के रूप में, ज्ञान के रूप में, और अपने संस्कृति, अपने भारत, अपने समाज और अपने अस्तित्व को जानने के आधार पे ये शो आप सभी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आज हम अपने आज के सफर को आगे बढ़ाते हैं। भारत एक ऐसी भूखंड, एकमात्र विश्व में, जिसने अतिथि देवो भव के सिद्धांत को साकार करके दिखाया है। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो एक सिद्धांत वैदिक काल से चलती आ रही है, जिसमें विश्व के किसी भी कोने से अगर हम बात करते हैं या जो भी कुटुंब हमारे घर पे भी क्यों ना आते हो, हम उन सभी को अतिथि संस्कार उसी हिसाब से देते हैं जो एक आम नियम कानून भारतीय समाज में देखने को मिलता है। लेकिन सवाल है, आज इस विषय के आधार पे आज का विश्लेषण क्यों शुरू कर रहे हैं? तो आज का विश्लेषण का आधार भी इसी सिद्धांत पे है। आज का जो विषय है, इस विषय को लेकर के किसी धर्म समुदाय के साथ या इसके विपरीत विश्लेषण ना करके आज हम लोग एक ऐसी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे जहां पे 100% नहीं लेकिन 99% हम लोग इसके निचोड़ तक पहुंचने की हर संभव प्रयास करेंगे, जिस निचोड़ में हमें असलियत और सैद्धांतिक सबूत के आधार पे विषय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो भारत के अतिथि देवो सिद्धांत के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत सदियों से ही सभी संप्रदाय, समूह, धर्म, कोई भी आधार पे बिना पक्षपात करते हुए कोई भी भारत की भूमि पे आए हैं शरण लेने के लिए, तो भारत ने सभी को सत्कार किया है। और यही सत्कार के आधार पे भारत में विभिन्न देशों के वो धर्म समुदाय के लोग जो शायद अपने मूल जगह से विलुप्त हो चुके, वो भारत में आज फल फूल रहे हैं। अर्थात पारसी समुदाय का जो उद्गम है पर्शिया के क्षेत्र में, जो वर्तमान का ईरान है, वहां पे हुआ था। लेकिन किसी न किसी कारणवश जब वहां पे धार्मिक युद्ध का हमें कलह देखने को मिलता है ऐतिहासिक कालखंड में, तो उनका जो परसिक्यूशन होता है, वो परसिक्यूशन पारसियों को भारत के पश्चिमी तट, गुजरात और महाराष्ट्र के तट पे ला करके छोड़ता है। और आज भी हम देखते हैं इन क्षेत्रों में पारसी समुदाय की खासी प्रबलता है। इसी आधार पे अगर हम बात करते हैं यहूदी, तो यहूदियों का भी भारत में अच्छा खासा आबादी हमें दक्षिण और तथा पश्चिम तट पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब CAA कानून के ऊपर आज बात हो रही है, तो इनके चारों तरफ विश्लेषण को करते हुए आज के समय में हमें इसके ठोस प्रामाणिक मुद्दों के ऊपर बात करने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि समाज में बदलाने के लिए हजारों लोग हजारों तरीके से मौजूद हैं। लेकिन आज क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस विषय के ऊपर सीख देना चाहते हैं सबूत के आधार पे, वो ज्यादा मायने रखता है। देखिए, ये कानून आज कोई नया नहीं आया है। अगर CAA कानून के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो CAA कानून सबसे पहले 1950 में देखने को मिला था। अभी हम लोग इसके एक एक पड़ताल के ऊपर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके पहले की पृष्ठभूमि क्या कहती है। 1950 के बाद सन 2000 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे लाने की कोशिश की और इसमें कुछ संशोधन किए गए। लेकिन
अगर हम इसके बीज में जाए तो बीज से हमें इसके पूरे पृष्ठभूमि को समझने में ज्यादा आसानी होगी। देखिए, जब देश आजाद होता है सन 1947, तो सन 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो उसका आधार ही था टू नेशन थ्योरी के आधार पे। पाकिस्तान एक धर्म के आधार पे स्थापित हुआ, जबकि भारत धर्मनिरपेक्ष तो उस समय संविधान में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन भारत ने इस चीज को अपनाया और माना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष रह करके अपने सरकार को चलाएगा, और जहां पे सभी समुदाय के लोग या धर्म के लोग सरकार सत्ता शासन की नजर पे बराबर होंगे, एक आइडियल नेशन के थ्योरी के हिसाब से। वैसा ही हुआ, लेकिन जैसे ही 1947 में देश का बंटवारा होता है तो हमने इन विषयों को देखा कि किस तरीके से बंटवारे का दंश अलग अलग समुदायों को इसका मूल्य चुकाना पड़ा। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे लियाकत अली खान, इन दोनों ने इन चीजों को देखते हुए एक समझौता किया, और इस समझौता में यह था कि दोनों देश अपने जो माइनॉरिटीज हैं अपने देश में उनको अच्छे तरीके से उसका व्यवस्था करेंगे, नियम और आइन को ऐसे सुदृढ़ करेंगे कि जिससे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर तरीके से स्वतंत्रता, समता के आधार पर समाज में जीने और तरक्की करने का अवसर मिले। तो भारत ने तो ये चीज को करके 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू करने के बाद ये चीज दे भी दिया। अगर संविधान के पहले पृष्ठ में देखेंगे तो क्या है उद्देशिका में, जब हम लोग संविधान के पहले पृष्ठ के उद्देशिका अर्थात प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो उसमें जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज क्या है, सभी के लिए है। किसी धर्म विशेष पंथ के लोगों के लिए ऐसा तो नहीं है कि वो उपलब्ध करवाया गया है। जो भारत में पैदा हुए हैं, जो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सभी को बराबर समान का हिस्सा मिलेगा। यही चीज पाकिस्तान के क्षेत्र में हमें देखने को मिला। धीरे धीरे वहां की जो व्यवस्था थी, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत भारत के क्षेत्र से शुरुआत नहीं हुआ, इस पूरे विषय का हमें जो फसाद हमें देखने को मिलता है भारत के सीमा से बाहर। तो पाकिस्तान में उस दौर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बस नहीं पाई, क्योंकि देखिए जिन्ना का जो सोच था एक वैसे राष्ट्र को तैयार करने का जो इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के हिसाब से जैसा भारत चल रहा है वैसा बन पाए, वो तो संभव नहीं हो पाया। और मोहम्मद अली जिन्ना के मृत्यु के बाद किस तरीके से उनकी जो आगे की जो आने वाली टाइमलाइन पे जो लीडर्स थे उनके पॉलिटिकल असैसिनेशन किस तरीके से करवाए गए, जिसमें लियाकत अली खान भी शामिल थे, और इसके बाद सेना का किस तरीके से टेक ओवर होता है वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को। तो इस सभी चीजों से हमें देखने को मिलता है कि शुरुआती दौर में जिस जगह पे बीज बोने की जरूरत थी पाकिस्तान को, वहां पे वो बीज पड़ा नहीं। उस बीज की अंकुरित नहीं होने की वजह से पाकिस्तान में एक समुदाय के आधार पे राष्ट्र तो बन गया, एक धर्म के आधार पे राष्ट्र बन गया, लेकिन उस राष्ट्र का जो असली कर्तव्य होता है, जो हमें अरब नेशंस में भी देखने को मिलता है। आप अरब नेशंस के अगर किसी भी देश में देखें, गल्फ में अगर हम बात करते हैं, सऊदी की अगर बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, बीते 14 फरवरी को आपने देखा है वो एक इस्लामिक कंट्री है, और अरब वो इस्लाम का तो वो केंद्र ही है, लेकिन उसने भी क्या किया है, हिंदू के सबसे बड़े मंदिर को अरब ने उस चीज को वेलकमिंग किया है। तो ये हमें देखने की जरूरत है। तो पाकिस्तान ने इस चीज को तो कभी शुरुआत से अपनाया नहीं, और जिस तरीके से डिक्टेटरशिप्स उसके बाद आते गए और पॉलिटिकल सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं रहा, जिसके वजह से पाकिस्तान में कोई स्थिर सरकार नहीं थी, स्थिर आइन नहीं था, और इसी अस्थिरता के वजह से आगे पाकिस्तान का 2 बंटवारा भी होता है। बांग्लादेश 1971 में आपने देखा होगा, और इसके वजह से अब कहानी यहां से शुरुआत होती है। किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, पाकिस्तान जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था भारत के 2 बाजुओं की तरफ, उन दोनों तरफ से जो सिख, बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, पारसी धर्म के लोग, क्रिश्चियन जो परसिक्यूट हो रहे थे अलग अलग तरीकों से, वो अब भारत की तरफ माइग्रेट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन रुकिए जरा, यहां पे जब पड़ताल कर रहे हैं तो हमें एक एक चीजों के ऊपर समझना पड़ेगा। वे भारत क्यों आ रहे थे, सबसे बड़ा सवाल। तो भारत आने का सबसे बड़ा कारण यह था कि विश्व में अगर उन सभी माइनॉरिटीज को अगर हम गिने, उस माइनॉरिटीज में से सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन को अगर हम बाहर निकाल करके देखें, तो सभी जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, चाहे जैन, चाहे पारसी, चाहे सिख या हिंदू या बुद्धिस्ट, ये सभी का भारत के अलावा विश्व में कोई भी होमलैंड नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि बुद्धिस्ट के लिए तो चाइना भी जा सकते हैं, जापान भी जा सकते हैं, वो सब भी बुद्धिस्ट कंट्री है, तो लेकिन आप सोच करके देखिए, भारतीय जो बौद्ध धर्म को अपना लिए, सपोज करिए हम या आप बौद्ध धर्म को अपना लिए,
लेकिन हम बाहर से परसिक्यूट होकर के भारत में आकर के शरण मांग रहे हैं और भारत की सरकार बोल रही है आप बौद्ध धर्म अपना के चुके हैं तो आप जाएं चाइना और जापान में। कैसे हो सकता है? वो हमारे समुदाय और भाषा और आचार विचार का तो है नहीं। तो हमें यहाँ पे तार्किक सोच के आधार पे समझना पड़ेगा। तो इस आधार पे क्रिश्चियन भी, जो क्रिश्चियन इंडियन क्रिश्चियंस हैं, जो ब्रिटिश पीरियड में जिन्होंने क्रिश्चियन कैथोलिक धर्म के आधार पे उन्होंने अपने आप को बदला, तो वो भी अब बाहर नहीं जा सकते। तो क्रिश्चियंस बुद्धिस्ट को भी इसलिए इनमें जोड़ा गया। अब इन सभी समुदाय को समावेश करने के बाद यहाँ से हमें देखने को मिलता है किस तरीके से विवाद का एक बाजार हमें भारत में बीते 4 सालों से चलता आ रहा है। लेकिन जैसा कि हमने बात किया, इसके सभी पहलुओं के ऊपर बात करेंगे तो उस पहलुओं के ऊपर पहला पृष्ठ हमें ये देखने को मिलता है कि क्या सच में भारतीय मुसलमान को लेकर के ये कानून एक विरोध के रूप में लाया गया है? तो सवाल है नहीं। लेकिन इसके पीछे के सत्य को देखिए, हमें अगर कहना है तो इसके पीछे के इस ठोस सबूत को भी सामने रखना होगा। देखिए, जब इस कानून को लाया गया, इसके नोटिफिकेशंस के साथ साथ इसके जो पूरे एक्ट है, उस एक्ट में कहीं भी किसी भी लाइन के किसी भी एक वर्ड में भारतीय मुसलमानों के नागरिकता छीनने की बात कहीं नहीं कही गई है। लेकिन फिर भी किस तरीके से भारतीय मुसलमानों को बरगलाया जाता है वक्त के हिसाब से अपनी राजनीतिक फायदों का एक समावेशी जो चल रहा है बीते कुछ वर्षों से। और ये अगर हम बात करेंगे बीते कुछ वर्षों से तो शायद यही गलत होगा। ये हमें अंग्रेजों के समय से देखने को मिल रहा है, जब से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज को ला करके भारत को तोड़ने की कोशिश की गई है। देखिए, हकीकत ये है, भारत में भले ही इस बात को लेकर के हमें आज अपनाना पड़ेगा, इस सिद्धांत और इस सोच को, कि भले ही आज भारत में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हों, अलग अलग धर्म को मानते हों, अलग अलग पहनावा पहनते हों, अलग अलग सोच रखते हों, लेकिन सभी दिल से अगर हम देखें तो भारतीय हैं। और इस आधार पे भारत पे उतना ही हक उनका है जितना बाकियों का। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अंग्रेजों के समय से एक सोच को जो पनपाया गया, आज भी उसकी वृक्ष की लताएं लटक रही है हमारे राजनीतिक व्यवस्था में। और जिसकी झूल पे बैठ करके आज बहुत सारे लोग, पार्टियां, समुदाय, संगठन इसके फायदा उठाते हैं। लेकिन इसका हर्जाना किसे चुकाना पड़ता है? भारतीय समाज को, भारतीय लोगों को, भारत की एकता को, भारत की आईन कानून व्यवस्था को और भारत के अपने आप की छवि को। यही आधार है सबसे बड़ा, जो आज के विषय में हमें समझने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है किसी भी कोने में इस कानून में दिया हुआ कि भारतीय मुसलमानों से अगर नागरिकता छीनने की बात किसी भी जगह पे अगर वर्णन नहीं है, तो सवाल है कि हजारों हजार मुसलमान इसके धरना को लेकर के, याद करिए 2019 और 20 में कोविड से पहले किस तरीके से धरना प्रदर्शन होता रहा दिल्ली के चारों तरफ, इवन की असम के गुवाहाटी में भी देखने को मिला। तो सवाल है फिर से वही जो मैंने अभी 2 मिनट पहले इस बात के ऊपर विश्लेषण किया। अलग अलग समुदाय संगठन भारत में आज इस व्यापार को अपना अच्छे तरीके से स्थापित कर चुकी है कि भारत में राजनीतिक सफलता को प्राप्त करना है तो भारत में वही अंग्रेजों की भूमि का जो चलता आ रहा है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन आज हमें इस बात को लेकर के समझने की जरूरत है। और सबसे बड़े और मजेदार की बात यह है कि भारतीय अब समझदार हो चुके हैं। जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तो लोगों ने सच्चाई से अपना रूबरू और एक ऐसा फेस टू फेस इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया जहां पे वो कुछ चीजों को तो खुद अपने द्वारा ही समझने की कोशिश करते हैं और उन कोलूहल को अपने द्वारा उस चीज को समझते हुए देखकर अपनाते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। लेकिन फिर भी अगर आगे इसके ऊपर और विषय को हम लोग रखते हैं तो अब इसके फिर से हमें इतिहास में जाने की जरूरत है। इतिहास में देखते हैं कि ऐसा, अगर मैंने बात किया 2002 में और 1950 में सेम इसके ऊपर बदलाव किए गए थे। एक वक्त नेहरू सरकार, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तो उस वक्त भी इमिग्रेंट को लेकर के भारत में शरण देने को लेकर के कानून में बदलाव होते गए। लेकिन जो सिटीजनशिप जो एक्ट है वो हर वक्त बदलाव उसमें देखने को मिले। 1950 के बाद से लेकर के 1955 में भी देखने को मिले हैं। लेकिन अभी का जो वर्तमान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है वो 1955 के एक्ट का अमेंडमेंट है।
और उस 55 के एक्ट के अमेंडमेंट, सवाल देखिए सबसे बड़ा आप ये सोच सकते हैं ना कि अचानक सरकार, या तो एक चीज हो सकता है कि सरकार जानबूझ करके ऐसा कोई मंशा लेकर आ रही हो, या तो सरकार का कोई मोटिव ही ना हो। तो अगर सरकार का सच में मोटिव नहीं है तो सरकार इस कानून में फिर से बदलाव क्यों कर रही है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है और हमें जानना है कि आखिर ऐसा बदलाव 2019 में लाने का कारण क्या है। कुछ कमी होगा इसलिए बदलाव लाया जा रहा है, लेकिन वो कमी क्या है हमें कभी कभी बहुत बार सच्चाई दिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती। कमी ये है कि जो एक्ट बदलाव करके 2019 में लाया जा रहा है, उस एक्ट को जो बदलाव किया जा रहा है वो एक्ट है 1955 का। 1955 का एक्ट क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1987 तक, 1 जुलाई 1987 तक जो भी लोग भारत में हैं, चाहे उनके माता पिता शायद भारत के बाहर क्यों ना जन्म लिए हो, अगर वो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1987 के पीरियड तक अगर वो भारत की भूमि में है तो वो भारतीय माने जाएंगे। अब वो तो 87 की बात थी, लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के क्षेत्र में परसिक्यूशंस हुए हैं। और आप इस बात को लेकर ताज्जुब हो जाएंगे कि सिर्फ बंगाल, असम का क्षेत्र नहीं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब के क्षेत्र में शरणार्थियों की संख्या भरी पड़ी हुई है। अगर आप ये शो दिल्ली से देख रहे हैं तो दिल्ली के आप एक क्षेत्र में देखेंगे मजनू का टीला, उस क्षेत्र में तो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों का पूरा बस्ती बसा हुआ है, जहां पे हजारों हजार लोग वहां पे मौजूद हैं। तो इन आधार पे जब हम बात करते हैं तो हमें हकीकत से सामना होता है, जिस हकीकत में हम देखते हैं कि 87 के बाद भी बहुत लोग आए हैं, लेकिन आपको लगेगा कि ये शायद कुछ हजार या लाख होंगे, नहीं, हजारों करोड़ों की संख्या में लोग भारत में आए हैं और भारत के अलावा वो कहीं और नहीं जा सकते जहां पे उन्हें अपनाया जाए, क्योंकि भारत ही उनकी भूमि और उनके पूर्वजों की भूमि है। तो ये इस संपूर्ण विषय का निचोड़ है, जिसमें हम तथ्यों के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से ऐतिहासिक समय में एक लियाकत पैक्ट के आधार पर समझौता की बात की गई थी, जो भारत ने माना और पाकिस्तान की तरफ से इस बात को आगे, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहा, पाकिस्तान मान नहीं सका और माना भी नहीं। और वहां पे उस क्षेत्र में, अफगानिस्तान में भी आपने देखा होगा किस तरीके से फिर बाद में जब तालिबान का एक दशक शुरू होता है, अभी नहीं 1980 के दशक से, और वहां से जो परसिक्यूशन शुरू होती है, बांग्लादेश में जो हमें रेडिकलिज्म देखने को मिलता है, ये सभी कारण है इन कानून को लाने के। और भारत, सवाल ये भी है कि भारत को इस कानून को लाने के लिए क्या ज्यादा आवश्यकता है। तो पहला तो चीज है कि इन सभी के लिए भारत एक होमलैंड है। दूसरा चीज क्या है, देखिए अगर हम विश्व में अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दावेदारी को रखना चाहते हैं तो हमें, देखिए कुछ चीजों को हमें डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एंगल से बहुत दूर तक सोचना है। भारत किस उद्देश्य के आधार पर अपने आप को बढ़ा रहा है, समझने की बात यह है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप अपने दावेदारी को रखना चाहते हैं तो दावेदारी रखने के लिए आपको कुछ वैसा काम भी करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे समुदाय, दूसरे महाद्वीप के लोगों को शरण देते तो माना जा सकता था कि भारत अपने आप की वर्चस्वता या कोई साख दिखाने की कोशिश विश्व में कर रहा है, जिसे आडंबर हम लोग आमतौर पे कहते हैं। लेकिन भारत तो अपने ही लोगों को अपने ही देश में शरण देने की बात कर रहा है, जिनका पूर्वजों का नाता भारत की भूमि से रहा है। वो तो अलग बात था कि बंटवारों के आधार पे उन्हें बिछड़ना पड़ा, लेकिन भारत एक अपना दायित्व पूरा कर रहा है, जो कि भारत के हिसाब से ये दायित्व भी नहीं है, ये मान के चलिए जरूरत है। लेकिन सवाल अब अंत में ये आता है कि मुसलमानों को फिर इसमें क्यों नहीं जगह दिया गया। तो इस चीज का अर्थ 2-3 है, लेकिन मुख्यतः अगर हम देखते हैं तो इसका आधार हमें 1947 में ही दिख जाता है कि किस तरीके से टू नेशन थ्योरी। देखिए अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे तो उसमें साफ तरीके से इस बात को लिखा गया था किस तरीके से इकबाल ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स के आधार पे माना कि भारत में हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, जिस बात को लेकर के भारत के कांग्रेस के नेता सभी मनाने की कोशिश किए। अंत तक नहीं मानने के बाद 1946 में जब पार्टीशंस के ऊपर एक्ट आती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बन करके, और जब भारत की विभाजन की बात पूरी तरीके से घोषित कर दी जाती है कि सन 1947 में भारत का बंटवारा होगा, तब धर्म के आधार पे तो बंटवारा हो चुका है। और जब धर्म के आधार पे बंटवारा हो चुका है तो फिर यहाँ पे मुसलमानों को शामिल करने का कोई वाजिब कारण नहीं बनता। लेकिन सवाल फिर यहाँ पे एक और, जो मैंने बोला 2-3 विषय उठते हैं। दूसरा विषय यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू, पारसी, सिख, जैन, क्रिश्चियन के ऊपर ही परसिक्यूशन हो रहे? नहीं, आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में मुसलमान बहुलता होने के बावजूद भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और ये कोई नया नहीं है। वहां पे अहमदियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है। जो भारत के तरफ से जो
पाकिस्तान में गए हैं वो मुसलमान, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट तरीके के सेक्ट्स इस्लाम के आधार के लोग जो मान रहे हैं, उनके बीच में भी जिनकी डोमिनेंस ज्यादा है वो दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, अत्याचार करती है। और सबसे बड़ा जो शिया कम्युनिटी, उनके ऊपर भी हो रहे हैं अत्याचार। बलूची लोग तो सुन्नी है, लेकिन बलूचियों के ऊपर भी अत्याचार होते हैं। घर से नौजवान लड़कियों को, उनके पुरुषों को जो बगावत कर रहे हैं बलूचिस्तान के विषय को लेकर के, वो ना जाने सालों साल से गायब है, उनका अता पता नहीं है। तो इन सभी क्षेत्रों में हमें देखने की जरूरत है। यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सच्चाई, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े सुपर जाइंट पावर्स है, इवन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इन बातों के ऊपर नजर रख रही है। और इस नजर को रखते हुए वो भी अपनी कुछ पॉलिसीज को लाती है टाइम टू टाइम। वैसे ही इंडिया एक पॉलिसी लाया, जिस पॉलिसी का नाम सीएए। ठीक है, तो ये संपूर्ण विषय है और यही विषय के आधार पे हमें समझने की जरूरत है। तो अंत में इस बात को लेकर के हमें समझने की जरूरत है कि भारत में हमें आज के दौर में जिस तरीके से सोशल मीडिया के आधार पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, हमारे नॉलेज का प्लेटफॉर्म, एक अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी, जवाबदेही और सोच की जरूरत आज हमें है कि हमें किस तरीके के आधार को, सोच को समझना है, अपनाना है, किसे सुनना है, क्या सुनना है, अर्थात सुनने के बाद खुद के विश्लेषण को कैसे करना है। क्योंकि आज हमारी जानकारी एक हाथ पे मौजूद है गूगल के आधार पे। तो जब इस विषय को भी आप देख रहे हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि हमारे दिए हुए जानकारी को आप एक बार अपने तह से अगर आप इसे अगर आप चेक करते हैं, तो तब जाकर के इस विषय के मेन पहलू तक आप पहुंचेंगे। तो ये एक संपूर्ण विषय आज का रहा। आशा है, उम्मीद है ये आपको बेहतर लगा होगा, ज्ञानवर्धक रहा होगा। तो इसी तरीके से अगले दिन के शो में हम लोग मिलते हैं। इस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले दिन ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग करंट से जुड़े हुए, कल्चर से जुड़े हुए, हेरिटेज से जुड़े हुए, हमारे संस्कृति से जुड़े हुए और आपके संस्कृति से जुड़े हुए विषय को लेकर के आएंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए अपने प्यार, आशीर्वाद और साथ को हमारे साथ बना करके रखें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।